प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। अपन ने पढ़ा था अब तक जनसंख्या वितरण, घनत्व और जो जनसंख्या वृद्धि है दूसरे देशों में किस तरीके से हो रही है उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां हैं क्या क्या है उनके बारे में भी पढ़ा था। आज की अपन इस वीडियो में यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या से संबंधित जो माल्थस का सिद्धांत है, दूसरा जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं जननांकीय संक्रमण। तो इस शब्द का जो प्रयोग है एक तो जनसंख्या वर्णन के लिए किया जाता है, दूसरा जो जनसंख्या है भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान, जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था नोटेस्टीन ने। सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था इस शब्द का और जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपन इसको जो ग्राफीय विधि से इसको जो समझते हैं, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत जो ग्राफ दर्शाता है ये जनसंख्या वृद्धि। देखिए अपन एक बार इसको समझ लेते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करते हैं लोग वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, खेतीहार होते हैं, किसान होते हैं ज़्यादातर, और ये शिक्षित भी कम होते हैं, अशिक्षित होते हैं। जो ग्रामीण जनसंख्या है ज़्यादातर कृषि आधारित है और खेतीहर कहलाते हैं और ये अशिक्षित भी होते हैं। तो अशिक्षित होने के कारण यहाँ पर उच्च जन्म दर होगी क्योंकि जनसंख्या के बारे में इनको पता नहीं रहता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम होंगे। तो यहाँ उच्च जन्म दर होती है और इनको सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। शिक्षित नहीं होने के कारण ये उच्च मृत्यु दर भी यहाँ पाई जाती है क्योंकि जो सुविधाएं हैं उच्च स्तर की नहीं मिल पाती है इनको, तो यहाँ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर यहाँ पाई जाती है। तो इस तरीके की जो अवस्था है इसको कौन सी अवस्था कहा? प्रथम अवस्था, जनसंख्या वृद्धि की प्रथम अवस्था। तो इस अवस्था में जो जनसंख्या है वो जन्म दर भी अधिक रहेगी और मृत्यु दर भी अधिक रहेगी। इसके बाद में आती है कि जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, डेवलप हुआ, तो जो शहरी क्षेत्र थे उनमें परिवर्तित हुआ और यहाँ औद्योगिक विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, लोग शिक्षित होने लगे। तो शिक्षा के कारण क्या हुआ? जागरूकता बढ़ी यहाँ पर। तो क्या हुआ? जो जन्म दर थी वो क्या हुई? निम्न हुई। जन्म दर में क्या आई? यहाँ पर कमी आई और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हुई। तकनीक के विकास के कारण शिक्षित हुए लोग, जागरूक हुए, तो परिवार नियोजन अपनाने लगे यहाँ पर लोग। तो इसके कारण जो जन्म दर है वो कैसी हो गई? निम्न हो गई और चिकित्सा सुविधाएं अच्छी प्राप्त होने लग गई। तो मृत्यु दर भी कैसी हो गई? निम्न मृत्यु दर हो गई। ये संक्रमण की कौन सी अवस्था? तृतीय अवस्था थी। इसमें जो जनसंख्या वृद्धि है वो कैसी रही? निम्न, कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होगी तो जो जनसंख्या वो भी, जनसंख्या वृद्धि भी क्या होगी? निम्न होगी। जनसंख्या वृद्धि भी क्या होगी? निम्न होगी। जो विकसित देश हैं, विकसित देश, विकसित देशों में जो संक्रमण की तृतीय अवस्था पाई जाती है, तो जो निम्न जनसंख्या वृद्धि है वो विकसित देशों में पाई जाती है। अब क्या है कि जो ये सिद्धांत है इसमें जो प्रथम अवस्था से तृतीय अवस्था में पहुंचने के बीच में कुछ बीच में जो अवस्थाएं पाई जाती है इसके विकास में, कि अशिक्षित है वहां से विकास होने में
कुछ बीच की जो अवस्थाएं हैं वो भी होगी इसमें। तो उस अवस्था को क्या कहा गया? संक्रमण की द्वितीय अवस्था कहा गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो जन्म दर है, जन्म दर तो उच्च रहेगी, लेकिन धीरे 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 इसमें क्या होगी? गिरावट होगी। तो यहाँ क्या है? जन्म दर उच्च है प्रथम अवस्था में, धीरे धीरे जन्म दर क्या हो रही है? यहाँ उच्च जन्म दर, लेकिन धीमी गिरावट हो रही है इसमें। तो जो गिरावट हो रही है इसमें, तो मृत्यु दर में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो मृत्यु दर में भी यहाँ देखो धीरे 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 इसमें क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। तो जो ये रेखा है ये तो मृत्यु दर को दर्शाती है और ये जन्म दर को। तो यह धीरे धीरे गिरावट होगी और मृत्यु दर में भी क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ जनसंख्या में क्या होगी? प्राकृतिक वृद्धि। इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसे जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश, विकासशील देश, विकासशील देशों में संक्रमण की द्वितीय अवस्था पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से धीरे धीरे जो उच्च जन्म दर है उसमें धीमी गिरावट आती है और मृत्यु दर में भी कमी होती जाती है। तो ये संक्रमण की द्वितीय अवस्था कहलाती है। अपन देखते हैं, देखो जो ग्राफ है जननांगीय संक्रमण का, इसको समझ लेते हैं अपन। इसके अंतर क्या होता है कि अपन इधर लेते हैं अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। इसमें अशोधित जन्म दर तो क्या होती है कि 1000 जीवित जन्म होने की जो संख्या है उसको कहते हैं अशोधित जन्म दर। इसमें क्या है कि 1000 जन्म पर मृत्यु होने की जो संख्या है उसको कहते हैं अशोधित मृत्यु दर। और अशोधित जन्म दर 1000 जन्म पर जीवित जन्म की संख्या को क्या कहेंगे? अशोधित जन्म दर। तो यहाँ देखते हैं अपन कुछ उदाहरण से कि जो वर्तमान विश्व के कुछ उदाहरण है इनको भी देखेंगे इस संक्रमण सिद्धांत के अनुसार। तो शुरुआत की जो प्रथम अवस्था है इसमें क्या है कि जो 2 लाइनें हैं, तो एक तो क्या दर्शा रही है इसमें? उच्च जन्म दर, एक है उच्च मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर। तो एक बार तो क्या है कि उच्च जन्म दर हो रही है, फिर निम्न मृत्यु दर हो रही है, फिर उच्च जन्म दर, फिर निम्न, फिर उच्च, फिर निम्न, उच्च, फिर निम्न। तो इस तरह की इसे ही उच्च मृत्यु दर है। यहाँ पर उच्च मृत्यु दर हुई है, फिर निम्न मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर। तो इस तरीके से प्रथम अवस्था में पाई जाती है कि जब शुरुआत में जब खेतीहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या पाई जाती है, जो अशिक्षित होते हैं उनकी, बाद में क्या होता है कि जो जन्म दर है वो बढ़ती तो है, द्वितीय अवस्था में पहुंचती है, तो जन्म दर बढ़ती तो है, लेकिन धीमी इसमें क्या होती है? गिरावट आती है। तो ये रेखा जन्म दर को दर्शा रही है, बढ़ती तो है लेकिन धीमी इसमें क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। जो मृत्यु दर है इसमें क्या होती है? कमी हो रही है। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जहां दोनों समान हो जाती है, और फिर जहां से क्या होता है कि जिसमें निम्न उतार चढ़ाव आने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ निम्न जन्म दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाती है, वापस निम्न मृत्यु दर। इस तरीके की जो संक्रमण की अवस्था पाई जाती है वो विकासशील विकसित देशों में पाई जाती है, विकसित देशों में। अब देखते हैं, देखो विकसित देशों में पाई जाती है इस तरीके की, जैसे कनाडा है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो आर्थिक विकास में विकसित जो देश है उनमें इस तरीके की जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। दूसरी जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश, विकासशील देश हैं जैसे श्रीलंका है, केन्या है। तो इस तरीके के जो देश भारत है इनमें जनसंख्या की जो संक्रमण की द्वितीय अवस्था पाई जाती है। जो बांग्लादेश है और वर्षा वनों के जो आदिवासी क्षेत्र हैं
जो आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है उसमें संक्रमण की प्रथम अवस्था पाई जाती है, क्योंकि जो पिछड़े देश हैं इनमें जो आदिवासी क्षेत्र है वो भी पिछड़े हैं, तो यहाँ उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर पाई जाती है। तो ये संक्रमण की प्रथम अवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, तो इसमें जो 25 के आसपास होती है वो संक्रमण की प्रथम अवस्था में पाए जाते हैं। और जो अशोधित जन्म दर अशोधित मृत्यु दर अगर 15 के आसपास होती है तो इसमें कौन से आते हैं, जो विकसित देश है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। जहाँ तक समझने की कोशिश करिए, ज़्यादातर समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार देखें। आगे आता है अपना माल्थस का सिद्धांत। अगला आता है अपना माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रकृति है वो मानव को आमंत्रित करती है और इतने ही आमंत्रित करती है जो उसको संतुलित कर सके। जैसे एक उदाहरण से अपन समझे कि अपन किसी पार्टी के अंतर्गत जाए और वहाँ एक निश्चित मेहमानों को वहाँ बुलाया जाए। अगर वहाँ पर निश्चित मेहमानों के अलावा अगर ज़्यादा व्यक्ति पहुँच जाए, जैसे ये खाने की कोई टेबल है और इस पर 50 आदमियों को आमंत्रित किया गया है, 50 व्यक्तियों को आमंत्रित किया है यहाँ। अगर यहाँ 50 से अगर ज़्यादा जाते हैं व्यक्ति तो उनकी वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाएगी। नहीं व्यवस्था हो पाएगी तो भूखे रहेंगे वहाँ पर और वापिस आएंगे। तो प्रकृति के अनुसार जो रॉबर्ट माल्थस से थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने कहा कि जो प्रकृति है वो इतने ही आमंत्रित करती है जितनी वो संतुलित कर ले। कि प्रकृति एक निश्चित संख्या में आमंत्रित करती है। अगर एक निश्चित संख्या से अगर ज्यादा व्यक्ति आ जाते हैं तो वो क्या है, भूखे मरेंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में जो जीवन स्तर है उनका वो नहीं मिल पाएगा और निम्न जीवन स्तर उनको यापन करना पड़ेगा और जिससे क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी और जो जनसंख्या है उसमें कमी हो जाएगी और जो प्रकृति है वो क्या कर लेगी, अपने आप संतुलित कर लेगी। तो आमंत्रित करती है। अगर एक निश्चित सीमा से जो जनसंख्या है वो अधिक हो जाती है तो वो भूखे मरेंगे, उससे भूखे रहना पड़ेगा उनको और इससे क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी उनकी। और मृत्यु होगी तो जो जनसंख्या है वो क्या होगी, संतुलित बनी रहेगी। तो अपन देखते हैं कि जो जनसंख्या अगर व्यवस्थित तरीके की हो, एक व्यवस्थित तरीके की प्राकृतिक तौर पर, तो उसके अंतर्गत क्या होगा, सीमित संसाधन है। जो प्राकृतिक संसाधन वो सीमित संख्या में है, तो सीमित संख्या में होने के कारण अगर जनसंख्या सीमित है तो सही उपयोग हो पाएगा उसका, अनुकूलतम प्रयोग होगा उसका और आर्थिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा, उच्च आर्थिक विकास होगा। जो जनसंख्या कम है, सीमित संसाधन है, तो पर्याप्त मात्रा में वो उपयोग कर पाएंगे और पर्याप्त मात्रा में उपयोग कर पाएंगे तो वो आर्थिक विकास भी उस देश का अधिक होगा। जैसे दूसरा देखिए, अगर जनसंख्या में क्या होगी,
अनियमित वृद्धि हो गई, तो जनसंख्या में अनियमित वृद्धि होने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी तो संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है उन पर क्या है, दबाव बढ़ जाएगा। प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है उन पर दबाव बढ़ जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, अतिदोहन हो जाएगा। अतिदोहन, अतिदोहन होगा तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएंगे। अतिदोहन होने के कारण पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिल पाएगा, दूसरी खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाएंगे, तो क्या है, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो भूखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर। अब भूखमरी और गरीबी और निम्न जीवन स्तर होगा तो बीमारियां बढ़ेगी, महामारियां बढ़ेगी। बीमारी और महामारियां बढ़ने के कारण जो मृत्यु दर है उसमें क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। मृत्यु दर में क्या होगी, वृद्धि। मृत्यु दर में वृद्धि होगी तो जो जनसंख्या है उसमें क्या होगी, कमी होगी। जनसंख्या में कमी होगी जैसे, तो फिर क्या होगा, आर्थिक विकास अधिक होगा। तो ये माल्थस ने कहा था, और जो माल्थस का जो ये सिद्धांत था 1798 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और वहां पर जब पढ़ा विद्वानों ने तो इस सिद्धांत को कि ये किस विद्वान का सिद्धांत है। बाद में माल्थस ने जो अपना सिद्धांत है उसका प्रचार प्रसार होने के कारण इन्होंने दोबारा एक पत्रिका में 1803 में, पुनः 1803 में इसको पत्रिका में छपवाया। तो पहली बार 1798 में पत्रिका में जब प्रकाशित हुआ तो इन्होंने अपना नाम वहां पर नहीं दिया पत्रिका में, और जो विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसके सिद्धांत की प्रशंसा की कि किस विद्वान का यह सिद्धांत हो सकता है। तो बाद में पुनः 1803 में, और इसका जो सिद्धांत था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, इसको पुनः छपवाया गया। तो यह था अपना माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। आगे दूसरा आता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं? दूसरा, परिवार नियोजन के लिए 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखा जाए। 2 बच्चों के बीच में जन्म में अंतराल रखा जाए। दो बच्चों के बीच में और समय का अंतराल रखा जाए, जिससे क्या है कि जनसंख्या में नियंत्रण किया जा सकता है। जो तीसरा उपाय है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। चौथा उपाय है इसका, लोगों को जागरूक किया जाए और शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। लोगों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, उसके क्या नुकसान है उनके बारे में उनको बताना चाहिए, और शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके।
अगला आता है जो नियंत्रण का उपाय, गर्भ निरोधक जो साधन है उनका उपयोग अधिक किया जाना चाहिए। गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये थे अपने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। एक बार फिर देख लेते हैं। परिवार नियोजन अपना करके बच्चों की जन्म दर को कम किया जा सकता है। दूसरी, 2 बच्चों के बीच में जन्म के मध्य अंतराल रख करके भी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। चौथा उपाय है, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि जनसंख्या के प्रति जागरूक होंगे लोग और जनसंख्या धीमी गति से बढ़ेगी। गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़ा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत और माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो अपना जो दूसरा अध्याय था जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, पूरा होता है। इसका ये लास्ट टॉपिक था। आगे के जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे अध्याय 3 में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।